अब क्वेश्चन हम देख रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ होगा, उसका आंसर हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण से जो लाभ होता है वो देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप से रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप से और आसान रूप से निरूपण किया जाता है। ठीक है, इससे रासायनिक समीकरण लिखने से रासायनिक अभिक्रिया में समय कागज दोनों की बचत होता है और इंक की भी बचत होता है, ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में जो कितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, कितना प्रतिफल होगा, इससे निश्चित मात्रा कितना प्रतिफल होगा, मतलब कितना पदार्थ को मिलाने से नया पदार्थ कितना बनेगा, प्रतिफल कितना बनेगा, उसकी मात्रा का पता चल जाता है। सिर्फ मात्रा का अनुमान के हिसाब से एग्जैक्ट एक्यूरेट पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अभिकारक के द्रव्यमान की सही गणना किया जा सकता है। मतलब हमें यदि प्रतिफल का मात्रा यदि पता है कि हमें प्रतिफल कितना चाहिए, उस हिसाब से हम द्रव्यमान कितना द्रव्यमान हम यूज करेंगे, अभिकारक कच्चा पदार्थ कितना हम यूज करेंगे जिससे कि हमें नया पदार्थ इतना मात्रा में बन पाए। उसके बाद रासायनिक समीकरण में हम देखेंगे तो पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत और सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से जो भी वैज्ञानिक लोग होते हैं उनको बहुत सहूलियत होता है, कोई दुविधा नहीं होती है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। उसके बाद देख रहे हैं रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं, मतलब इसमें इसकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि इससे पता नहीं चलता है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है, द्रव है कि ठोस है कि गैस अवस्था में पदार्थ है। उसके बाद उष्मा उत्सर्जन हो रहा है या उसमें उष्मा देना पड़ रहा है, मतलब अभिक्रिया जो हो रहा है वो उष्मा देने से हो रहा है या फिर अभिक्रिया के बाद उष्मा निकल रहा है, मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है या उष्माशोषी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी में अभिक्रिया के बाद उष्मा बनेगा, जैसे कि पानी और चूना को मिलाते हैं तो चूना कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, तो ये उष्माक्षेपी हो गया। लेकिन उष्माशोषी अभिक्रिया, जैसे कि चाय बनाते हैं तो चूल्हा पर रखते हैं, उष्मा हमें गर्मी देना पड़ता है, तो हो जाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्मा उसमें देना है या फिर उससे उष्मा निकल रहा है, इस बात का पता रासायनिक समीकरण से नहीं लगता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया किस दशा में हो रहा है इसका पता भी नहीं चलता है, जैसे कि ताप के बारे में पता नहीं चलता है, दाब के बारे में पता नहीं चलता है, और उत्प्रेरक उसमें है या नहीं है ये भी पता नहीं चलता है। ठीक, उसके बाद अभिक्रिया की गति या वेग कितना है, ज़्यादा तेज अभिक्रिया हो रहा है, जल्दी जल्दी अभिक्रिया हो रहा है या फिर धीरे धीरे अभिक्रिया हो रहा है, इसका पता भी नहीं चलता है कि उसका गति क्या है। उसके बाद यह अभिक्रिया शांत रूप से होगा या विस्फोटक अभिक्रिया होगा, जैसे कि कोई चीज़ जब हम चूना में पानी मिलाएं तो हमें पता होता है कि चूना और पानी ज़्यादा विस्फोट नहीं करता है, खाली उसमें बुलबुला निकलता है। यदि कोई दो पदार्थ को मिलाए, ठीक है, और हमें पता नहीं है कि उसमें विस्फोट हो सकता है और एकाएक उसमें विस्फोट हो जाए, तो इस बात का भी पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया विस्फोटक होगा या नहीं। उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल की मात्रा, सही मात्रा का पता हमें रासायनिक समीकरण से नहीं लगता है। तो ये सब रासायनिक समीकरण की कमियां हैं, सीमाएं हैं, और इस कमी को दूर करके रासायनिक समीकरण को और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। तो ये होगा, इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो इतना आंसर लिख देने से, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन में इसका आंसर लिख देने से प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन का नंबर दे करके आंसर लिख देंगे, जैसे यहाँ पर जय नंबर का क्वेश्चन हो तो नंबर, मान लीजिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 लिख देंगे एग्जाम के क्वेश्चन के अनुसार और आंसर लिख देंगे। प्रेजेंटेशन उसका लैंग्वेज में सब पॉइंट, या तो पॉइंट वाइज लिख दे या पैराग्राफ में लिख दे, ठीक है, और एग्जाम्पल दे दे तो बेहतर होगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पर।